हेलो। जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। मैं पूजा स्वागत करती हूँ आप सभी का स्टडी विथ आईके सर आर्ट्स क्लास में। कल हम लोग एक कविता पढ़े थे जिसका नाम था करवक। आज उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कुछ करवाना है, मतलब कंप्लीट ऑब्जेक्टिव आज करवा देते हैं और फिर कल क्वेश्चन आंसर लेकर आएंगे। तो जो भी बच्चे इसका व्याख्या नहीं देखे हैं कविता का, वो पिछले क्लास में करवा चुके हैं, जाकर देख लेंगे। आज हम लोग शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो करवक चैप्टर का नाम है करवक, ठीक है। और इनको लिखे हैं मलिक मोहम्मद जायसी ने, ठीक है। और आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आता है कि मलिक मोहम्मद जायसी कैसे कवि हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने जैसा देखा है कि मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाओं को देखे हैं, तो पहले तो उन्होंने पहले पद में उन्होंने अपने बारे में बताया है और दूसरे पद में एक प्रेम के पीड़ा का एक कविता लिखे हैं, रानी पद्मावती के बारे में और राजा रतन सिंह के बारे में। तो इससे पता चलता है कि ये प्रेम मार्गी कवि हैं, ठीक है। कैसे कवि हैं? प्रेम मार्गी। तो इसका जवाब हो जाएगा प्रेम मार्गी कवि हैं। प्रेम मार्गी कवि हैं, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। और भी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। ये कृष्ण मार्गी होते हैं, जो एक कवि किसी चर्चा आएगी सूरदास की, ठीक है, जिसका कृष्ण पद पढ़ना है। एक हम लोग को 12th में ही पढ़ना है तुलसीदास की रचना, जो राम मार्गी कवि हैं। और ज्ञान मार्गी की हमारे चैप्टर में कोई चर्चा नहीं है। और एक मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम मार्गी है, ठीक है। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2, जायसी ने अपनी एक आंख की तुलना किससे की है? तो आप लोग आंसर करिए। 10 सेकेंड का समय है कि जायसी ने अपने एक आंख की तुलना किससे की है। जब हम लोग कविता पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि इसमें कविता में हम लोग एक लाइन पढ़ते हैं कि एक नैन जस दर्पण ते ही निर्मल भाव, शब रूपवंत गही मुख जो वही कई चाऊ। तो उस लाइन से हमें पता चलता है कि एक नैन जस दर्पण, एक नैन जस दर्पण मतलब यहाँ नयन, नयन मतलब आंख, आंख की तुलना किससे की गई है? दर्पण से, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर, दर्पण, ठीक है। तो इस लाइन को भी आप लोग याद रखिएगा। एक नैन जस दर्पण ते ही निर्मल भाव, सब रूपवंत गई मुख जो वही कई चाओ। यहाँ उनके कहने का मतलब होता है मलिक मोहम्मद जायसी का कि मेरा एक आंख जो है ना, उससे पूरे संसार को हम देख रहे हैं और मेरा मन जितना दर्पण साफ होता है उतना ही है। और जितने भी रूपवान लोग हैं वो उनकी क्या कर रहे हैं? राह देख रहे हैं कि वो कुछ उन्हें ज्ञान दे दे, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आगे आएंगे तो देखेंगे करवक में कौन सी बात पाई जाती है, ठीक है। मतलब करवक जो कविता है उसमें किसकी महिमा, मतलब किस बारे में ये कविता लिखी गई है, ये हम लोग को जवाब देना है। तो यहाँ साफ साफ दिखता है कि एक तो पहले पद में मलिक मोहम्मद जायसी अपने बारे में बताए हैं और दूसरे पद में वो बताते हैं रानी पद्मावती और राजा रतन सिंह की प्रेम कहानी के बारे में। तो आप लोग गेस कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। और पढ़े होइएगा तो ऐसे ही बता दीजिएगा। बता दीजिए। पहला है प्रेम की महिमा ऑप्शन, दूसरा है ईश्वर की महिमा, तीसरा है मनुष्य की महिमा और चौथा है दानव की महिमा। तो आप लोग बताइए कौन सा आंसर सही होगा। साफ साफ दिख रहा है कि प्रेम के बारे में कविता लिखा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रेम की महिमा, ठीक है। प्रेम की महिमा हो जाएगी, क्योंकि मलिक मोहम्मद जायसी को प्रेम के पीर का कवि कहा जाता है। प्रेम के पीर के कवि किनको कहा जाता है? मलिक मोहम्मद जायसी को, ठीक है। और क्लास 12 की बात करें तो मलिक मोहम्मद जायसी को, और 10th में वैसे आप लोग एक कविता पढ़े होइएगा, अति सुदो सने को मारा गया, वो घनानंद का, वो भी प्रेम के पीर के ही कवि थे। तो हमें यहाँ चर्चा करना है मलिक मोहम्मद जायसी की। उन्हें भी प्रेम के पीर का कवि कहा
जाता है। ठीक है, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि जायसी की रचना किस भाषा में है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया है कि जायसी की रचना की भाषा है, ऐसे भी कर सकते हैं कि जायसी की रचना की भाषा क्या है। ठीक है, तो आप लोग बताइए कि उनकी एक जायसी की रचना है पद्मावत, और जो हमारी कविता है वो पद्मावत से ही ली गई है। ठीक है, और ये पद्मावत जो है ना, वो ये पद्मावत अवधी भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है? अवधी भाषा में। ठीक है, अब बताइए, जब ये कविता ही ली गई है पद्मावत से, और जब पद्मावत ही अवधी भाषा में है, तो फिर हम लोग क्या कहेंगे कि जायसी की जो कविता है, ये जो हम लोग को पढ़ना है करबक, वो भी किस भाषा में है? अवधी भाषा में। ठीक है, तो इसके ऑप्शन सी, आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। प्रेम की पीर के कवि हैं। जस्ट अभी ही हम बताए हैं कि प्रेम के पीर की कवि कौन कहे जाते हैं, तो आप लोग आंसर आसानी से कर सकते हैं। करिए आप लोग। करते हैं। अभी बताए हैं कि 12th में हम लोग को पढ़ना है प्रेम के पीर के कवि बारे में, तो वो कहेंगे मलिक मोहम्मद जायसी। और क्लास 10th में जो पढ़ना था तो वो था अलग घनानंद, तो यहाँ हम लोग को मलिक मोहम्मद जायसी, तो प्रेम के पीर की कवि कौन हो जाएंगे? मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी। तो आगे चलते हैं। एक बात और है इस क्वेश्चन में, तो ऑप्शन को भी आप लोग देखते चलिएगा। ठीक है, जैसे हम यहाँ किए कि प्रेम के पीर के कवि जायसी हैं, इनके बारे में भी हम लोग को पढ़ना है। नाभादास के बारे में पढ़ना है, छप्पे। हम लोग को क्या पढ़ना है? छप्पे। नाभादास का छप्पे है। जयशंकर प्रसाद का है तुमुल कोलाहल कलह में। ठीक है, आप लोग को 12th में ही पढ़ना है। ये सारी कविताएं हैं तुमुल कोलाहल कलह में। और एक कविता सुभद्रा कुमारी चौहान, इनके बारे में भी हम लोग को 12th में पढ़ना है। इनकी कविता का नाम है पुत्र वियोग। ठीक है, इनकी कविता का नाम क्या है? पुत्र वियोग। पुत्र वियोग। तो यहाँ से एक निष्कर्ष निकल रहा है कि आप लोग को कवि परिचय याद कर लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कवि परिचय से हमेशा क्वेश्चंस एक दो आते रहते हैं कि ये रचना किसकी है, ये रचना किसकी है, ऐसे करके। तो यहाँ तो हम लोग को देखना एक था कि जायसी, प्रेम के पीर के कवि जायसी है। नावादास ने एक कविता लिखा यहाँ जिसका नाम छप्पे है। जयशंकर प्रसाद का भी पढ़ना है तुमुल कोलाहल कला में। और सुभद्रा कुमारी चौहान पुत्र वियोग, है ना। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, यह भी किसने लिखा था? यही सुभद्रा कुमारी चौहान ने। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है आगे। मोहम्मद यही कवि जोड़ी सुनावा, जोड़ी शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया? तो हम लोग एक इस कविता का एक लाइन है, मतलब लास्ट दूसरा जो कविता शुरू होता है वो इसी लाइन से शुरू होता है कि मोहम्मद कवि यही जोड़ी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा, जोड़ी लाई रकत कह लेई, गाढ़ी प्रीति नैन जल भई। तो इस लाइन से आपको क्या पता चल रहा है? अवधी भाषा में जोड़ी का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, अवधी भाषा में जोड़ी का मतलब क्या होता है? जोड़ना। ठीक, और ये हम लोग को पता है कि ये जो पद्मावत की रचना किए हैं वो अवधी भाषा में किया, और पद्मावत से ही ये करबक लिया गया है, तो करबक की भाषा भी क्या होगी? अवधी। और अवधी भाषा में जोड़ी का अर्थ जोड़ना होता है, तो वही जोड़ना मतलब जोड़ जोड़ कर। यहाँ कवि कहते हैं कि जोड़ी लाई रकत के ले, ये जो कविता हम जोड़ जोड़ कर लाए हैं ना, वो हम अपने खूनों से जोड़ कर लाए हैं, खून का ले लगाकर। अब ऐसा नहीं कि खून का ले मतलब वो अपने पूरे मन हृदय से इस कविता को लिखे हैं, और वो कुछ अलग से नहीं लिखे हैं। वो बता रहे हैं कि हम एक कहानी को ही तो बता रहे हैं लोगों को, जो हमेशा लोग इसको जानेंगे, याद रखेंगे, उसी के बारे में। तो आप लोग बताइए कि जोड़ी का अर्थ चुन चुन कर नहीं हो सकता है, घटा घटा कर ये भी नहीं हो सकता है, तोड़ तोड़ कर ये भी नहीं हो सकता है, बच गया क्या? जोड़ जोड़ कर, क्योंकि जोड़ी का अर्थ जोड़ना ही होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए आप लोग। मलिक मोहम्मद जायसी किस काल के कवि हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, और सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में
आ चुके हैं और आएंगे भी आगे, तो आप लोग इस क्वेश्चन को मिस ना करें और सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखें, ठीक है, और लास्ट तक बने रहे। मलिक मोहम्मद जायसी किस काल के कवि है? तो आदि काल के कवि ये नहीं है, ठीक है, रीति काल के भी ये नहीं है, रीति काल के घनानंद लोग हैं, ठीक है, ये हो जाएंगे, और ना ही ये आधुनिक काल की है। तो ये किस काल के होंगे? भक्ति काल के, ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी भक्ति काल के कवि है, ठीक है। तो ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? भक्ति काल, ऑप्शन सी भक्ति काल, ठीक है। इसमें कुछ खास जानना नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं अब। पद्मावत किस भाषा में रचा गया है? तो अभी हम लोग जस्ट पिछली बार ही देखे थे ऐसा क्वेश्चन कि किस भाषा में रचा गया है, तो ये अवधी भाषा में रचा गया है, ठीक है, अवधी भाषा में, क्योंकि पद्मावत से ही क्या लिया गया है? करबक, पद्मावत से ही, जो अभी हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं करबक, वो कहाँ से लिया गया है? पद्मावत से लिया गया है, पद्मावत से लिया गया है। और ये पद्मावत की भाषा क्या है? अवधी। क्या भाषा है? अवधी। तो करबक की भी भाषा क्या हो जाएगी? अवधी। तो पद्मावत, करबक, ये सब किस भाषा में? अवधी भाषा में, ठीक है। आगे चलते हैं। कौन सी कृति जायसी की नहीं है? ठीक है, क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, नहीं है। क्या होता है कि बहुत बच्चे जल्दी से क्वेश्चन पढ़ेंगे, कौन सी कृति, बस इतना पढ़ेंगे, पहला ऑप्शन देखेंगे पद्मावत, एकदम झट से क्या आंसर मारेंगे? पद्मावत, पर ये आंसर क्या हो जाएगा? गलत, ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या है, कौन सी कृति जायसी की नहीं है, क्वेश्चन में कह रहा है नहीं है, नहीं है, ठीक है, जब जैसे ही नहीं कहता है पूरे क्वेश्चन का अर्थ क्या हो जाता है? बदल जाता है। तो आप लोग को इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि जहां भी नहीं है उसको गौर से देखना, मतलब 3 होती है और एक कोई नहीं होती है कृतियां। तो आप लोग को पता है कि जायसी की रचना हम लोग अभी पढ़े थे, जायसी की बहुत सारी रचनाओं को कल कल हम लोग देखे हैं। तो अभी 1 नंबर में देखेंगे उनकी रचना पद्मावत, दूसरी है अखरावट, तीसरी है यहाँ जो दिया हुआ है आखिरी कलाम, आप सब नोट भी करते चलिएगा मेरे साथ साथ, आखिरी कलाम, चौथा है चित्ररेखा, पांचवा है कहरनामा, मतलब और भी है, ठीक है। तो मेन इतना ही है, जिसमें से सबसे प्रमुख पद्मावत ही है, ठीक है। तो आप लोग इसका आंसर करिए। पद्मावत है, अखरावट भी मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, आखिरी कलाम भी मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, तो कौन नहीं है? तो मृगावती, मृगावती इनकी रचना नहीं है। तो ऑप्शन डी इज सही, ऑप्शन द क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो आगे चलते हैं अब। अगले क्वेश्चन, मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं? ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि किस परंपरा के कवि हैं? ऑप्शन ए सगुन कृष्ण भक्ति परंपरा, ऑप्शन बी सगुन राम भक्ति परंपरा, ऑप्शन सी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा, ऑप्शन डी संस्कृत काव्य परंपरा। तो यहाँ अगर हम लोग पढ़ेंगे सगुन राम भक्ति में पढ़ेंगे, तो हम लोग एक कवि को जानते हैं जिनका नाम है तुलसीदास, वो हो जाएंगे। प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा, ठीक है, और एक ऑप्शन बच रहा है सगुन कृष्ण भक्ति, सगुन कृष्ण भक्ति में रसखान, सूरदास, इन कवियों का नाम जाना जाता है, ठीक है। और ये कैसे हो जाएंगे? तो हम लोग बार बार इस बात को रिपीट कर रहे हैं कि जो मलिक मोहम्मद जायसी है वो 2 पद लिखे हैं, एक तो अपने बारे में लिखे हैं और दूसरे लिखे हैं जो रानी पद्मावती और राजा रतन सिंह के प्रेम के बारे में लिखे हैं। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि करबक कहां से लिया गया है? हम बार बार जब से चैप्टर शुरू किए हैं तब से यही बता रहे हैं कि करबक पद्मावत से लिया गया है। करबक कहां से लिया गया है? पद्मावत से। और पद्मावत किसकी रचना है? तो पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की ही रचना है, अवधी भाषा में, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ देखेंगे कि करबक कहां से लिया गया है। तो करबक पद्मावत से लिया गया है। कहां से लिया गया है? पद्मावत से, ठीक है, पद्मावत से। और ये पद्मावत अवधी भाषा में लिखा गया है, ठीक है।
पद्मावत अवधी भाषा में लिखा गया है। अगर पद्मावत अवधी भाषा में है तो करवक भी किस भाषा में? अवधी भाषा में। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? करवक कहां से लिया गया है? तो आखिरी कलाम, आखिरी कलाम तो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, पर वहां से लिया ये नहीं गया है। ठीक है, अखरावट भी मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, पर ये वहां से नहीं लिया गया है। मधुमालती, ये भी, ये तो उनकी रचना नहीं है। पर पद्मावत, ऑप्शन डी क्या है? पद्मावत, इसी से करवक लिया गया है। ठीक है, तो ये बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब इसको आप वीवीआई कर सकते हैं ना, कि हर चीज में, हर चैप्टर का पूछा जाता है कि ये चैप्टर कहाँ से संकलित है। जैसे आप लोग 10th में भी एग्जाम दिए होइएगा बोर्ड का, तो बहुत सारा पढ़े होइएगा, जैसे भारत माता कहाँ से संकलित है, तो आप लोग जवाब दिए होइएगा ग्राम्या से। ऐसे करके बहुत सारे चैप्टर कहाँ से संकलित है, ये कहाँ से लिया गया है, ये बार बार क्वेश्चन रिपीट करता है, और ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसको आप लोग वीवीआई कर लीजिएगा कि करवक कहाँ से लिया गया है, तो हम लोग एक ही जवाब देंगे, पद्मावत से। कहाँ से लिया गया है? पद्मावत से। आप लोगों को बार बार रिपीट कर रहे हैं कि करवक पद्मावत से लिया गया है, इसको बहुत ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं अब। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, सुमेरु का पर्याय क्या है? चलिए अब आप लोग बताइए। कविता में आप लोग पढ़े होइएगा कि ये एक कविता, ऊपर वाली कविता में, जिसमें मलिक मोहम्मद जायसी जो है वो अपना परिचय बहुत सारे एग्जाम्पल देकर ले रहे हैं, कि इन सब बहुत सारे चीजों से अपना एग्जाम्पल के अपना तुलना किए हैं। चांद से किए हैं, दर्पण से किए हैं, पर्वत से किए हैं, सुमेरु पर्वत से, समुद्र से अपनी तुलना किए हैं, शुक्र ग्रह से तुलना किए हैं अपनी, मतलब बहुत सारे चीजों से तुलना की है, जिसमें से एक किए हैं सुमेरु का, सुमेरु पर्वत से भी किए हैं। तो इसका पर्याय, पर्याय का मतलब होता है कि एकदम सेम सेम, नाम अलग अलग बट वस्तु वही होना चाहिए। तो यहाँ कह रहा है नीलगिरी, नीलगिरी एक पहाड़ी का नाम है, सुमेरु भी एक पर्वत ही है, नीलगिरी भी एक क्या है? पर्वत है। कंचनगिरी भी एक पर्वत है, मलयगिरी भी एक पर्वत का नाम, हिमालय भी एक पर्वत का नाम। मतलब हम लोग बात करें तो हम लोग का मतलब ही होता है कि गिरी का मतलब ही होता है पर्वत, गिरी का मतलब क्या होता है? पर्वत। और बहुत सारे पर्वत का नाम है नीलगिरी, कंचनगिरी, मलयगिरी, है ना, एक है हिमालय। पर सुमेरु पर्वत के बारे में आप लोग पढ़े होंगे कि जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, भा कंचनगिरी लाग आकाशा, है ना। ये बात किस लिए कहा गया कि जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, भा कंचनगिरी लाग आकाशा। ठीक है, ये बात कहा गया है कि जब भगवान शिव सुमेरु पर्वत को त्रिशूल से विनाश किए, तभी से वो क्या, किस चीज का बन गया? वो सोना का। नहीं तो इससे पहले वो सोना का नहीं था। मतलब यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि आपके लिए जो भी परिस्थितियां आएंगी वो आपको अच्छा ही बनाकर जाएंगी, है ना। आपके लिए मतलब जितना भी आपको दुख दिया जाएगा, आप उतना ही क्या करिएगा? निखरिएगा। आपको जितना कष्ट होगा उतना ही आप अपने आप को निखारने की कोशिश करिएगा। तो यहाँ वही बात कहा जा रहा है। तो जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, भा कंचनगिरी लाग आकाशा, भा कंचनगिरी, कंचनगिरी कह रहा है इस लाइन में। ठीक है, तो जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, भा कंचनगिरी। अब आप ऑप्शन में देखिए कंचनगिरी। ठीक है, तो ऑप्शन बी, कंचन का मतलब सोना होता है, कंचन का मतलब क्या होता है? सोना। ठीक है, कंचन का मतलब सोना और गिरी का मतलब पर्वत। इसका अर्थ अगर दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? सोने का पर्वत। क्या हो जाएगा? सोने का पर्वत। तो आप लोग बताइए कि सोने के पर्वत के नाम से किसे जाना जाता है? सुमेरु पर्वत को। सोने का पर्वत का है मतलब सुमेरु पर्वत। ठीक है, सुमेरु पर्वत थोड़ा सा रहस्यमयी पर्वत है। कहा जाता है कि ये देवताओं का निवास स्थान है, बहुत सारे देवताओं का, ब्रह्मा विष्णु महेश ये लोग का। तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, पढ़िए। कवि ने अपनी आंख की तुलना किससे की है? बोले हैं कि कवि ने अपनी आंख की तुलना किससे की है। तो आप लोग कविता को याद करिए, पहले वाले पद का सबसे लास्ट लाइन। ठीक है, सबसे लास्ट लाइन में कहा जाता है, अभी 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 आप लोगों को हम पीछे बताए हैं कि एक नयन जस दर्पण ते ही निर्मल भाव, सब रूपवंत गही मुख जो वही कई चाव। ठीक है, ये कविता की लाइन है कि एक नयन जस दर्पण हो, मेरा एक नयन भी किसके तरह है? दर्पण के तरह है ना। सब रूपवंत गही मुख जो वही कही चाहो, मतलब जितने भी रूपवान लोग हैं वो मेरी राह देख रहे हैं, हमसे ज्ञान लेना चाहते हैं। हम एक आंख के होते हुए भी, है ना, लोगों को ज्ञान देने का काम कर रहे हैं। तो जैसे शीशा जितना साफ किसी चीज को दिखाता है, आप शीशा के आगे खड़ा हो जाइए, अगर आप जैसे रहिएगा आपको वैसा ही दिखाएगा। आपके फेस में एक पिंपल भी हो जाएगा तो वो दिखा देगा, आपसे छुपाएगा नहीं। मतलब शीशा बिल्कुल साफ होता है। तो मलिक मोहम्मद जायसी ये कहना चाह रहे हैं कि मेरा हृदय भी उतना ही साफ है जितना कि शीशा है, भले हम एक आंख के हैं उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है,
तो यहाँ जवाब क्या हो जाएगा कि कवि ने अपनी एक आंख की तुलना किससे की है, तो हम लोग जवाब देंगे कि कवि ने अपने एक आंख की तुलना दर्पण से की है। किससे की है? दर्पण से। ठीक है, दर्पण से की है। आप लोग वही कविता का कि एक नयन जस दर्पण हो, इसको आप लोग कविता आप लोग याद करने का कोशिश करिएगा, कविता याद रहेगा फिर दिक्कत नहीं होगा। एक नयन जस दर्पण हो, है ना। ही निर्मल भाव, कह रहे हैं कि एक नयन जस दर्पण हो, मेरा जो एक नयन है वो किसके तरह है? दर्पण की तरह है। अते ही निर्मल भाव, उतना ही निर्मल है मेरा मन, उतना ही निर्मल है जितना कि शीशा साफ होता है। जितना शीशा साफ होता है उतना ही मेरा मन भी साफ है। तो अब आगे चलते हैं। मतलब इसमें कवि ना अपनी तुलना बहुत सारी चीजों से की है। जैसे आप लोग पहले लाइन में देखिएगा, पहला लाइन शुरू होता है कि एक नैन कवि मोहम्मद गुनी सोई भी मुहाजई कवि सुनी। मतलब कवि कितने कवि मलिक मोहम्मद जायसी जो है वो एक नैन के होते हुए भी बहुत गुणवान है, और जो भी उनको सुनता है वो उनकी तरफ आकर्षित या विमोहित हो जाता है। ठीक है, आगे बोलते हैं कि चांद जैस जग विधि और तारा दिन कलंक किन्हु जियारा। मतलब उनको भगवान चांद की तरह वो उनको भगवान ने पृथ्वी पे उतारा है, लेकिन जैसे चांद में एक कलंक है वैसे भी उनमें भी कलंक है। अब कल जब कवि परिचय बता रहे थे तो ये बताए थे कि उनमें क्या कलंक है, तो बताए थे कि वो उनका बाई आंख और बाई कान नहीं था चेचक की वजह से। ठीक है, उनको चेचक हो गया था जिस कारण उनका बाई आंख और बाई कान से वो वंचित हो गए थे। तो वो एक तरह से उनका वो अच्छा चेहरा नहीं होना, कुरूप होना, एक कान नहीं होना, एक आंख नहीं होना, ये सब उनका क्या है? कलंक है। जैसे चांद में कलंक है वैसे उनमें भी कलंक है, पर वो इसे हिम्मत नहीं हारते हैं। वो कहते हैं कि जिस प्रकार चांद भी कलंकित होकर ही पूरे दुनिया को प्रकाशमय करके रखता है, वैसे ही मेरा भी कलंक है, फिर भी हम अपने कलंक से क्यों हम निराश होंगे? हम भी दुनिया को चांद की तरह प्रकाश देने का काम कर रहे हैं। वो किस चीज का प्रकाश? रचनाओं का। ठीक है, रचना कर करके मलिक मोहम्मद जायसी ने लोगों को क्या किया है? प्रकाशित किया है, पूरे संसार को अपनी रचनाओं से किया है। ठीक है, तो फिर तीसरे लाइन में ये कहते हैं कि उवाशु कशनक महा, है ना, ऐसे करके बोले हैं कि इस लाइन को कि जैसे नक्षत्रों में भी शुक्र उगा रहता है ना, वैसे ही अपनी तुलना फिर शुक्र ग्रह से की है। फिर कहे जो लही अंबई डाब न होई तो लही सुगंध बसाई न सोई। फिर कह रहे हैं कि जब तक आम में मंजर नहीं आता है तब तक उसमें सुगंध नहीं आता है। फिर बोलते हैं किन समुद्र पानी जो खारा तो अति भयो अशुज अपारा। मतलब जब अगर समुद्र का जो पानी है वो खारा है, मतलब खारा है मतलब नमकीन है, तभी तक लोग उसको छोड़े हुए यूज नहीं कर रहे हैं। और नहीं तो जिस दिन वो अगर मीठा हो जाए, मृदु जल हो जाए, उसको लोग सारा यूज करके खत्म कर देंगे। इससे ये कहना चाह रहा है कि किसी व्यक्ति में अगर कोई दोष है ना, तो सारा हमेशा जो दोष होता है वो मतलब कि गलत साबित नहीं होता है। कभी कभी उसका दोष जो होता है उसकी मजबूती बन जाती है, कमजोरी नहीं बनती है। ठीक है, उसकी मजबूती बन जाती है। तो इससे हम सबको सीखना चाहिए कि हमारा जो हम में कुछ भी कमियां हैं तो वो हमारा जो कमी है वो उसे हमें अपनी कमजोरी नहीं बनाना चाहिए। हम लोग को उस कमी को अपनी क्या बनाना चाहिए? मतलब मजबूती बनाना चाहिए कि ये हमारा प्लस पॉइंट है, इसको माइनस पॉइंट नहीं बनाना है। ठीक है, यही मोटिवेशन वाला भी ये चैप्टर है। ठीक है, वही आगे बोलते हैं कि भाकंचन गिरी लाग आकाशा, वही जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा भाकंचन गिरी लाग आकाशा। तो यही था अगला पिछला वाला क्वेश्चन कि जब तक भगवान शिव सुमेरु पर्वत को त्रिशूल से नहीं मारे तब तक वो क्या हुआ? सोने का नहीं हुआ। जैसे उस पर त्रिशूल लगा वो सोने का हो गया। मतलब किसी व्यक्ति को जितना ज्यादा कष्ट दिया जाता है वो उतना ही ज्यादा क्या होता है? निखरता है। ठीक है ना, कि जब तक देखते हैं आप लोग सोना को जब तक हम लोग मिट्टी से निकालते हैं खन के, क्या उसको ला करके एकदम जेवर बना लेते हैं, पहन लेते हैं? ऐसा नहीं होता है। मतलब उसको पहले तपाया जाता है। सोनार के यहाँ जाइएगा तो एक घड़ा रखा रहेगा, उसमें पिघलाता है। जब तक सोना को पिघलाया नहीं जाता है तब तक उसमें चमक नहीं आता है। जब तक किसी कुम्हार को देखिएगा उसको तपाएगा नहीं तब तक वो मजबूत जो घड़ा उड़ा होता है वो मजबूत नहीं होता है। इसलिए व्यक्ति भी जब तक परिश्रम नहीं करता है तब तक व्यक्ति में कोई गुण नहीं आता है। अगर व्यक्ति को गुणी बनना है फिर उसको मेहनत तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब सूरज के जैसा चमकने के लिए सूरज की तरह अपना भी सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे अब चलते हैं। ठीक है, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है जायसी का जन्म कहाँ हुआ है? तो ये कवि परिचय में बहुत अच्छे से हम बताए हुए हैं, फिर भी इसको हम लोग रिपीट कर लेते हैं। जायसी का जन्म, है ना, जायस कब्र अमेठी में हुआ है। कहाँ हुआ है? जायस कब्र अमेठी। ठीक है, और ये अमेठी जो जगह है ना वो उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश को आप लोग जानते होइएगा, बिहार के पश्चिमी पड़ोसी देश राज्य है। ठीक है, कौन?
उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इनका जन्म हुआ था, ऐसा इनके जन्म का कोई प्रमाण तो मिला नहीं है, बस अनुमान लगाया गया है कि इनका जन्म अनुमानतः कब हुआ है, अनुमानतः मतलब कंफर्म नहीं, अनुमानतः 1492 में। ठीक है, 1492 ईस्वी में। इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु हुई है, ये भी अनुमान लगाया गया है। ठीक है, अनुमानतः 1548 में। इनके पिता का नाम था मलिक शेख ममरेज। क्या नाम है, मलिक शेख ममरेज। आप लोग भी रिपीट करते रहिएगा कि इनके पिता का नाम है मलिक शेख ममरेज। ठीक है, मलिक शेख ममरेज। और इनके गुरु भी थे अशरफ जहांगीर, कल बता ही दिए हैं। और भी हम लोग कुछ जानेंगे, इनकी रचना के बारे में थोड़ा बहुत जान लेंगे। कल ये भी पढ़े थे कि बचपन में ये जायस में रहते थे तो किसानी किए थे, बाद में सूफी संतों के साथ ये घूमा करते थे और बचपन में ही अनाथ हो गए थे, फिर ये संतों के साथ रहते रहते इनमें भी थोड़ा अपने गुरु का प्रभाव पड़ गया और ये भी क्या बन गए, संत बन गए। और बहुत सारी इन्होंने महान महान रचनाएं की है। इनकी रचना बताते हैं, इनकी रचनाएं अभी ऊपर ही चर्चा किए हैं, पद्मावत, अखरावत, है ना, आखिरी कलाम, कहरनामा, ये सब किनकी रचना है, मलिक मोहम्मद जायसी की है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जायसी की रचनाओं के नाम बताइए, यही आ ही गया। तो जायसी की रचनाओं का नाम क्या है, हम लोग यहाँ लिखते हैं। सबसे प्रमुख रचना है उनकी पद्मावत। क्या है, पद्मावत। ठीक है, ये जो पद्मावत है ना, इसमें चित्तौड़गढ़ के राजा होते हैं, राजा रतन सिंह। ठीक है, इसको थोड़ा सा 2 मिनट में समझा देते हैं। इस पद्मावत की रचना क्यों की है वो और किस पे ये किए हैं। तो एक राजा है, ठीक है, राजा रतन सिंह, राजा रतन सिंह। ठीक है, राजा रतन सिंह ये चित्तौड़ के राजा हैं। ठीक है, चित्तौड़गढ़ के राजा हैं, चित्तौड़गढ़ के राजा हैं, चित्तौड़गढ़ के राजा है। चित्तौड़ है राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में। चित्तौड़ कहाँ है, राजस्थान में। ये राजपूत शासक थे, राजपूत होते थे पहले। राजस्थान में बहुत सारे राजा लोग हुआ करते थे, महान महान राजा थे वहां के। तो इनकी पत्नी थी राजा रतन सिंह की, जिनका नाम था पत्नी, इनकी पत्नी थी पद्मावती। ठीक है, पद्मावती। और ये रानी बहुत सुंदर थी पद्मावती। एक शासक हुआ करता था दिल्ली पे उस समय, जिस समय राजस्थान में शासन कर रहे थे राजा रतन सिंह, चित्तौड़ में उसी समय दिल्ली में शासन कर रहा था अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी एक मुस्लिम शासक था और उसको किसी ने रानी पद्मावती के बारे में बताया कि रानी पद्मावती बहुत सुंदर रानी है, बहुत ही सुरूप है ना। तो अलाउद्दीन खिलजी को जो पद्मावती को पाने की जो चाहत थी ना, वो मतलब उसको लगा कि हम पद्मावती को जल्द से जल्द क्या करें, उसे पाले। इसके लिए वो पद्मावती के जो पति होते हैं राजा रतन सिंह से युद्ध करते हैं। ठीक है, और 1303 ईस्वी में ये जो अलाउद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, ये क्या करते हैं, 1303 ईस्वी में चित्तौड़ का अभियान करते हैं, चित्तौड़ अभियान। ठीक है, चित्तौड़ अभियान। क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, जायसी की रचनाओं के नाम बताइए। तो जायसी की बहुत सारी रचना हम लोग को अभी बताए हैं, अभी आगे ही पढ़े थे, फिर अभी देख लेते हैं। ठीक है, पहली रचना उसकी लिखेंगे पद्मावत। ठीक है, पहली रचना उसकी कौन सी है, पद्मावत है। तो पद्मावत और अखरावत, आखिरी कलाम, ये सब उसकी रचनाएं हैं। तो पहला लिखेंगे पद्मावत। ठीक है, पद्मावत। दूसरा आखिरी कलाम, तीसरा है अखरावत, चौथा है कहरनामा, और भी बहुत सारी इसकी रचनाएं हैं। सबसे प्रमुख है ये पद्मावत। ठीक है, जहां से क्या लिया गया है, करबक। क्या लिया गया है, करबक। और ये पद्मावत, रानी पद्मावती के बारे में लिखा गया है। रानी पद्मावती और राजा रतन सिंह के प्रेम की कहानी इसमें लिखा गया है। ठीक है, जो हम कविता के व्याख्या में इनकी पद्मावती की कहानी को बता चुके हैं, आप लोग पीछे देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 एंड लास्ट। ठीक है, आगे देखते हैं, पद्मावत का रचनाकार कौन है। तो ये तो आप लोग के लिए बहुत ही आसान है, अभी आप लोग बता सकते हैं कि पद्मावत की रचनाकार कौन है। ये क्वेश्चन आप लोग बताइए, फिर हम बताते हैं। तो पद्मावत की रचनाकार कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी। क्या हो जाएंगे, मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, लिख देंगे मलिक मोहम्मद
जायशी, मलिक मोहम्मद जायशी। ठीक है, तो आप लोग इसको देखिए, उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, और पीछे के जो व्याख्या कर चुके हैं इस कविता की उसको भी जाकर आप लोग जरूर देखिए, और आप लोग के रिस्पॉन्स पे फिर इसका कल क्वेश्चन आंसर लेकर आएंगे। ठीक है, कल क्वेश्चन आंसर करते ही ये चैप्टर हो जाएगी खत्म। ठीक है, तो थैंक यू।